जय हिंद। आज क्लास स्टार्ट करते हैं भूगोल का फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं उपयोग। बताइएगा आज का पीपीटी कैसा है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन लेते हैं अगला। सभी जुड़ जाइए फास्ट। अभी तक मात्र 4 स्टूडेंट जुड़े हैं, 5 हो गए। ठीक है, थोड़ा कमेंट वमेंट देख लेते हैं। ना प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो ये क्वेश्चन हम लिए हैं, इस क्वेश्चन को हम लास्ट में डील करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है। तो देखिए, हीराकुंड बांध वैसे तो उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध कहाँ पे है? उड़ीसा में। और ये जो है ये महानदी पर है। आप लोग को पता होना चाहिए कि उड़ीसा में महानदी फेमस है और ये महानदी पर है उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, महानदी। हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, क्योंकि पिछला वाला जो है 1 नंबर का ऐसे 2 हो गया था। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में है कि निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनमें कौन कार्बनिक खनिज है। तो इसमें से जो कार्बनिक खनिज है जिसमें कार्बन की मात्रा होती है वो है कोयला। ऑप्शन नंबर ए। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोयला जो है ये 4 प्रकार के होता है। एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट। इसमें सबसे जो बेस्ट होता है वह कोयला होता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट, क्योंकि इसमें जो है कार्बन की मात्रा पाया जाता है लगभग 90% के लगभग पाया जाता है। इसलिए सबसे बेस्ट कोयला जो होगा वह एंथ्रासाइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। देखिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था और ये कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो। ठीक है, रियो डी जेनेरो में हुआ था 1992 ईस्वी में। तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है। ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है। तो ब्रंटलैंड आयोग जो संबंधित है यह है समावेशी विकास। और समावेशी विकास मतलब होता है कि जो भी वर्ग है सभी वर्ग को मिला जुला कर जो विकास होता है उसे हम लोग कहते हैं समावेशी विकास। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सॉरी, इसमें तो टिक लगा हुआ है, कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। लौह अयस्क है। तो लौह अयस्क जो है वह नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन और मानव कृत संसाधन। इसमें देखिए, लौह अयस्क मतलब क्या कि लोहा जो है यदि एक बार खत्म हो जाए तो पुनः पूर्ति होने में बहुत समय लगता है, इसीलिए इसे हम लोग कहेंगे अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि
कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो देखिए, जीवाश्म ईंधन जो भी होगा वह क्या होगा? अनवीकरणीय संसाधन। खनिज भी अनवीकरणीय संसाधन, क्योंकि यह जब एक बार खत्म हो जाए तो इन्हें पुनः पूर्ति होने में काफी अधिक समय लगता है। इसीलिए हम वैसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं जब पुनः पूर्ति होने में टाइम ले। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, वैसे तो पहला हुआ था रियो डी जेनेरो, पहला हुआ था, फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में, और ये हुआ था 1992 में। और जस्ट इसके 5 साल के बाद 1997 में हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये कब हुआ था? 1947 में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? देखिए, सौर ऊर्जा वैसे नवीकरणीय संसाधन है, और नवीकरणीय संसाधन ऑप्शन में नहीं है, तो नवीकरणीय का ही दूसरा नाम है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। क्योंकि जब हम सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो उपयोग करने के पश्चात यह जो है पूर्ति होते रहता है। ऐसा नहीं है कि सौर ऊर्जा एक बार खत्म हो गया तो दूसरी बार उपलब्ध नहीं होगा। सौर ऊर्जा को जितना उपयोग कीजिए उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसीलिए क्या है, यह पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? आप लोग इस पे VVI मार्क कीजिए, और ये क्वेश्चन एकदम 100% यह एग्जाम में आएगा। तो देखिए, संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह किसने कहा? तो यह कथन है जिमरमैन का, भूगोलवेत्ता जिमरमैन। वैसे इरेटोस्थनीज जो है, यह इरेटोस्थनीज को हम लोग कहते हैं भूगोल का जनक। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। और एक बात बता दें कि सभी विषयों का जनक किसे कहा जाता है? तो सभी विषयों का जनक कहा जाता है भूगोल को। ठीक है, सभी विषयों का जनक भूगोल, और भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज, क्योंकि इरेटोस्थनीज ही सबसे पहले जियो शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो संसाधन होते नहीं बनते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जिमरमैन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडारण सीमित है? तो देखिए, किसका भंडारण सीमित है? तो जो अनवीकरणीय संसाधन है उसी का भंडारण सीमित होगा। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि अनवीकरणीय संसाधन कौन है। तो अनवीकरणीय संसाधन इसमें कोयला नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, कोयला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध। आप लोग जानते हैं डाकू मतलब वो जो क्या करे कि फालतू में किसी चीज को बर्बाद कर दे, या चुरा ले, या खत्म कर दे, नष्ट कर दे। तो जैसे संसाधन संग्रहण से, बताइए डाकू कोई संसाधन संग्रहण कर सकता है? नहीं कर सकता। संसाधन के नियोजित दोहन से, नियोजित मतलब होता है कि अच्छे से हम लोग उसका उपयोग करें, तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध इससे नहीं हो सकता। संसाधन के विदोहन से, ये देखिए एप्रोप्रिएट आंसर है संसाधन के विदोहन से। अगर संसाधन का विदोहन करते हैं तो वह जो है डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है, यह आपके एक बुक में देखिएगा, तो बुक के एक कोष्ट में लिखा हुआ है डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध जो है संसाधन के विदोहन से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है,
क्वेश्चन नंबर 12 है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। देखिए पूछ रहा है किलोमीटर, आंसर दिया हुआ नॉटिकल मील में। थोड़ा सोचने वाली बात है। वैसे तो हम ये जो है बीटीसी का जो बुक है, बिहार स्पेशल बुक, इस बुक में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है और लिखा हुआ किताब में जो गलत है। तो एनसीईआरटी में आप लोग देखिएगा तो एनसीईआरटी में आपको दिखाएगा कि ये किलोमीटर में है, तो किलोमीटर में ही आंसर होगा। वैसे इसका आंसर हो जाना चाहिए 200 नॉटिकल मील। हम बता दें, अगर आप स्थल को मापते हैं तो 1 किलोमीटर बराबर हो जाता है, सॉरी 1 किलोमीटर नहीं, हो जाता है 1.6 किलोमीटर बराबर हम मानते हैं 1 माइल। 1 माइल मापते हैं, जिसको मील बोलते हैं आप लोग, 1 मील। और बताइए कि अगर हम समुद्र में मापे तब कितना हो जाता है, तो 1.8 किलोमीटर क्या हो जाता है, 1 नॉटिकल मील हो जाता है। यानी कि हम इसको कहते हैं 1 समुद्री मील। तो नॉटिकल मील का जो माप होता है 1.8 किलोमीटर होता है, और स्थल का जो माप होता है 1.6 किलोमीटर, 1 माइल होता है, और इसको 1 नॉटिकल मील कहते हैं। तो इसमें जो है क्वेश्चन है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल मील होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है इसमें जो है ये होना चाहिए इसका 22.2, यहाँ पे होना चाहिए 22.2। इसका आंसर जो है 13 नंबर का ये होना चाहिए 22.2 किलोमीटर। और हम बता दें कि इसमें जो है नॉटिकल मील में यदि आंसर दिया रहता तो वो होता 12 नॉटिकल मील या 12.2 नॉटिकल मील। कहीं पे 12.2 नॉटिकल मील रहता है, कहीं कहीं पे 12 नॉटिकल मील रहता है। तो हमें समझना है कि 13 नंबर का जो आंसर है वह कितना हो जाएगा, 22.2 किलोमीटर। तो हम लोग इसको सुधार लेंगे और याद रखेंगे कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी 22.2 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहता है कि दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ। देखिए दी पॉपुलेशन बम दिया है, मतलब क्या कि जनसंख्या विस्फोट नामक जो पुस्तक है यह जो प्रकाशित हुआ था 1968 में हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें थोड़े ज्यादा क्वेश्चन आ गया है। 15 है, ब्रंटलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ब्रंटलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है। तो देखिए यह जो है नॉर्वे की प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इसका नाम क्या है, ब्रंटलैंड। और ब्रंटलैंड ये जो आयोग भी था, आयोग भी बनवाए थे ब्रंटलैंड, और ब्रंटलैंड का एक उद्देश्य था कि हम जो है समावेशी विकास पर जोर दें। तो समावेशी विकास आप लोगों को पता है कि समाज में रहने वाले जितने भी वर्ग हैं सबका विकास जब साथ साथ होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समावेशी विकास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है। तो इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है। आंसर देखते हैं, संभाव्य, संचित, व्यक्तिगत, ज्ञात। चलिए इसका आंसर आप लोग कीजिए। तो देखिए इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन, देखिए एक 4 प्रकार से, जैसे एक होता उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, दूसरा होता उपयोगिता के आधार पर संसाधन, तीसरा होता है
स्वामित्व के आधार पर संसाधन, और चौथा होता है विकास के आधार पर संसाधन। तो विकास के आधार पर जो संसाधन होता है वह 4 प्रकार के होता है। वह होता है व्यक्तिगत संसाधन, संभाव्य संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन। तो यहाँ पे हमको 3 नजर आ रहा है, संभाव्य संसाधन, संचित संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, भंडार संसाधन नहीं आ रहा है नजर, उसके जगह पर दिया ज्ञात संसाधन, जबकि ज्ञात संसाधन जो है विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ज्ञात संसाधन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है? अजैव संसाधन कहे तो निर्जीव, ठीक है। तो अजैव संसाधन मतलब हम लोग सजीव निर्जीव पढ़े हैं बचपन में, तो अजैव संसाधन मतलब हम लोग समझते हैं निर्जीव। तो देखते हैं कि इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है। तो इनमें से जो अजैव संसाधन जो नहीं है वह है जैसे वनस्पति, वनस्पति क्या है? सजीव है, तो ये अजैव संसाधन नहीं है। चट्टान ये अजैव संसाधन है, खनिज अजैव संसाधन है, धातु अजैव संसाधन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता? बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? तो देखिए, बांध बनाया जाता है और बांध के कारण जो जल रुकता है उस जल के बारे में कह रहा है कि किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हम लोग जब बांध बनाते हैं और वहां पे जल रुकता है तो वह जल क्या होता है कि संचित संसाधन है, और संचित को संसाधन उसे कहते हैं जो भंडार संसाधन का अंश है और उसका उपयोग जो है हम लोग तकनीक के सहारे करते हैं। तो बांध बनाए हैं तो तकनीक के सहारे या तो टरबाइन लगाकर बिजली उत्पन्न करेंगे या तो इसे नहर द्वारा हम लेकर सिंचाई करेंगे, तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? संचित कोष संसाधन। भंडार संसाधन नहीं कह सकते, इसलिए क्योंकि भंडार संसाधन का अंश तो होगा, लेकिन क्या है कि भंडार संसाधन में होता क्या है कि हम रखे हुए हैं और इसका उपयोग जो है हो सकता है, बस इतना ही बात है। लेकिन संचित कोष संसाधन में क्या है? तकनीक के सहारे, जैसे बिजली उत्पन्न करेंगे तो हम टरबाइन लगाएंगे, ठीक है। इसीलिए बांधों में जो जल संसाधन है वह क्या है? संचित कोष संसाधन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन 19 कि इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? अब देखिए, निजी संसाधन कहे तो व्यक्तिगत संसाधन, और व्यक्तिगत संसाधन जो होता है वह विकास के दृष्टि से संसाधन होता है, तो हम इसमें कौन नहीं है? तो निजी संसाधन, देखिए मकान कोई भी व्यक्ति अपने लिए बनाता है, सार्वजनिक नहीं बनाता है, तो यह निजी संसाधन हुआ। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि नहीं, हमें देखना है क्या? नहीं, तो नहीं देखेंगे ना हम, तो कार भी कोई निजी ही व्यक्ति खरीदता है, ऐसा थोड़ी है कि गांव वाला सब मिल के खरीद लेगा। देखिए साइकिल भी कोई एक ही आदमी खरीदता है और उसका उसी का अधिकार होता है। एक मंदिर है जो क्या है कि निजी संसाधन नहीं होकर क्या है? सार्वजनिक संसाधन है, सार्वजनिक नहीं सामुदायिक संसाधन है, क्योंकि सामुदायिक संसाधन में क्या होता है कि समुदाय के ही व्यक्ति का अधिकार होता है। जैसे हिंदू ही मंदिर में पूजा कर सकता, मुस्लिम नहीं कर सकता, मुस्लिम के लिए अलग क्या है? मस्जिद है, तो मस्जिद में हिंदू पूजा नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ पे व्यक्तिगत संसाधन यानी निजी संसाधन जो है वह मंदिर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? आप बताइए कि हम बताए थे कि उत्पत्ति के दृष्टि से संसाधन का वर्गीकरण किया गया है, उपयोगिता के दृष्टि से, उत्पत्ति के दृष्टि से जो संसाधन का वर्गीकरण किया गया है वह 2 भाग में, जैव और अजैव। उपयोगिता के दृष्टि से जो संसाधन को बांटा गया है वह भी 2 प्रकार से, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। इसके बाद है स्वामित्व के आधार पर और विकास के आधार पर। तो इसका आंसर हम लोग देंगे जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? तो हम बताए हैं कि उत्पत्ति के दृष्टि से यह वर्गीकरण हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 21, संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? अब नियोजन ये भी देख लें हम लोग। संसाधन नियोजन का जो स्तर होता है वह 3 होता है। ठीक है, संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। मतलब नियोजन मतलब होता है क्या कि हम लोग जो इसका उपयोग करेंगे तो वह किस टाइप से कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं ना है कि हम 1 kg लोहा के उपयोग में हम जो है आधा kg बर्बाद कर दे, आधा kg का उपयोग करें। ठीक है, तो ये तो हो गया विदोहन। तो नियोजन करना है तो नियोजन का मतलब होता है कि हमें अच्छी तरह से इसका उपयोग करना है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? तो हम अभी तुरंत बताए हैं कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। विकास के आधार पर भी 4 प्रकार के, और उत्पत्ति और उपयोगिता के आधार पर 2-2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23, क्या है कि पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? यही है क्वेश्चन, पंजाब किस संसाधन के मामले में गरीब है? तो देखिए पंजाब जो है यह खनिज संसाधन के मामले में गरीब है। अब ये पूछ लीजिए क्यों गरीब है? क्योंकि देखिए खनिज वही होगा जहां पे क्या होगा कि पर्वत पहाड़ होगा पुराना। ठीक है, तो उसी में खनिज पाया जाता है, और या तो धरती के अंदर। लेकिन ऐसा पंजाब जो है यह जो है केवल ये है कृषि लायक जगह है। ठीक है, तो इसी वजह से वहां पे जो है ना खनिज संसाधन की कमी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? तो कमेंट देख लें आप लोगों का। आज तो एकदम से 13 स्टूडेंट एकदम लाइव है, अच्छी बात है। आप लोगों की कमेंट नहीं आ रहा है, लगता है बंद हो गया। चलिए कोई बात नहीं, हम आपका कमेंट पढ़ लेंगे। चलिए क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? देखिए पशु, खनिज, वन और नदियाँ। तो आप ही लोग दिमागे लगा के बताइए इसमें कीमती संसाधन कौन है? क्योंकि आपको पशु से भी ज़्यादा कीमती कौन है? खनिज। वन भी कीमती है, नदियाँ भी कीमती है, लेकिन क्या है कि इसमें यदि आप कीमत लगाएंगे तो छोटा सा, देखिए धातु एक ले लीजिए, सोना, छोटा सा सोना बड़े बड़े पशु से भी महंगा होता है। इसलिए संसार के सबसे कीमती संसाधन किसे माना गया है? खनिज को। और खनिज के बगैर जो है हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि तकनीक का जमाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? देखिए प्राकृतिक संसाधन इनमें से कौन नहीं है? तो वन तो है, वन प्राकृतिक संसाधन है, नदी भी प्राकृतिक संसाधन है, खनिज भी प्राकृतिक संसाधन है। एक नजर आ रहा है नगर, नगर तो कोई भी बसा देता है। ठीक है, नगर कोई भी बसा देता है। जैसे मान चलिए कि एक पुराने जमाने का है दौलताबाद। दौलताबाद को फिरोज शाह नहीं, याद नहीं आ रहा, दौलताबाद को जो बसाया था वो थे मोहम्मद बिन तुगलक थे। तो बताइए कि वो जो है सो एक मानव बसाए थे। अब ऐसा तो नहीं है कि प्राकृतिक बसा हुआ नगर है। ठीक है, तो नगर जो है कोई भी मानव बसाते हैं, इसी वजह से नगर प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? चलिए हम पृथ्वी सम्मेलन के बारे में आप लोगों को बता चुके हैं।
ठीक है, कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ था। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस देश में आयोजित हुआ था, तो रियो डी जेनेरो जो है यह कहाँ पे है, ब्राजील यानी कि अफ्रीका। अगर ऑप्शन में रहता अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, ये महादेश अफ्रीका, और देश पूछा गया तो ब्राजील। ठीक है, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, ब्राजील, रियो डी जेनेरो 1992 में। और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था न्यूयॉर्क में हुआ था। न्यूयॉर्क में 1997 में हुआ था, 5 साल के बाद। इसके बाद हुआ था तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 10 वर्ष बाद, यानी 5-5 वर्ष के अंतराल में हो रहा था। 26 अगस्त से 4 सितंबर तक हुआ था 2002 में, और ये कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था। ठीक है, और इसमें 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार था। इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकल सका। इस सम्मेलन ने विश्व के विभिन्न देशों के लगभग 2000 प्रतिनिधि भाग लिया था तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में। और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 26 अगस्त से 4 सितंबर तक, यानी कि हम लोग माने तो ये 9 दिन चला था यह सम्मेलन, और 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, 1992 के पृथ्वी सम्मेलन, 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तो पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में 178 प्रतिनिधि भाग लिया था। ठीक है, ऑप्शन में तो ऐसा कुछ नहीं दिया है। 178 प्रतिनिधि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में भाग लिया था। ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, ऑप्शन में नहीं दिख रहा था, दिख रहा है। इसका मतलब जो है ये 108 जो दिया है ना, ये 178 होना है। ठीक है, 178 होना है, तो 178 होना है। ऑप्शन नंबर हम लोग क्या ले लेते हैं, सी। ठीक है, तो 178 हो जाएगा। कितने प्रतिनिधि, कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष भाग लिए थे, 178। 178 आप लोग याद रखिएगा, आप इसके ऑप्शन पे मत जाइए, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस रहता है। ठीक है, 178 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, नवीकरणीय संसाधन कौन है। नवीकरणीय कहे तो वैसा संसाधन जिसका हम उपयोग करके यदि खत्म भी कर दें तो वह तुरंत उपलब्ध हो जाए, उसे क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन कोयला, बताइए, कोयला यदि उपयोग कर लेते हैं वह खत्म हो जाता है, उसको उपयोग होने में अगर टाइम लगेगा तो करीब करीब लाखों करोड़ों वर्ष लग सकता है, क्योंकि जब तक भूकंप और ज्वालामुखी नहीं फटेगा, पृथ्वी का वनस्पति धरती के अंदर नहीं दबेगा, ताप दाब उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपघटित नहीं होगा, तब तक कोयला नहीं बनेगा। तो चलिए, कोयला तो नवीकरणीय संसाधन हुआ। अगला देखते हैं खनिज तेल। खनिज तेल का भी वही हाल है। ठीक है, ये भी हो जाएगा। इसके बाद है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस कहाँ से निकलता है, पेट्रोलियम के साथ ही रहता है प्राकृतिक गैस, तो पेट्रोलियम बनेगा ही नहीं, तो प्राकृतिक गैस कहाँ से बनेगा। ये तीनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिए। पवन ऊर्जा जो है, पवन ऊर्जा, जब तक पवन चलेगा तब तक ऊर्जा की उत्पत्ति होते रहेगा, यह नवीकरणीय संसाधन है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। कौन सा ऐसा कमीशन है जो सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत किया है। सतत पोषणीय कहे तो समावेशी विकास। सतत पोषणीय मतलब क्या समझ रहे हैं हम लोग, समावेशी विकास। तो समावेशी विकास हम लोग समझते हैं, तो समावेशी विकास को कौन सा कमीशन था, आयोग, कमीशन मतलब आयोग, तो वो था ब्रंटलैंड आयोग। तो ब्रंटलैंड कमीशन, किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी, तो ब्रंटलैंड आयोग, जिसको हम लोग ब्रंटलैंड कमीशन भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 30,
ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? चलिए हम इसका आंसर जानेंगे आप लोगों से। देखिए, ज्वारीय ऊर्जा समुद्र जब तक है तो ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होते रहेगा, क्योंकि समुद्र में लहरें आती है और किनारों से टकरा कर जो ऊर्जा उत्पन्न करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ज्वारीय ऊर्जा। तो ज्वारीय ऊर्जा ये क्या हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन। अजैव नहीं हो सकते, मानव कृत नहीं हो सकते, हम लोग ज्वार उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, और जैव ऊर्जा ये नहीं हो सकता है। और देखिए, समुद्र में ज्वार और भाटा आता है। ज्वार भाटा 24 घंटा में मतलब 2 बार आता है। तो ये ज्वार भाटा आने का एक कारण है कि जब सूर्य और चंद्रमा क्या करता है कि पृथ्वी को अपनी ओर गुरुत्व बल लगाता है, तो क्या होता है कि समुद्र का पानी जो होता है वह हल्का होता है, वह उसके तरफ खींचा जाता है, तो पानी उठता है, ऊपर उठता है, और जब धरती पर वो पसर जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं, मतलब ऊपर चलाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं ज्वार। अब वही पानी जब उसके गुरुत्वाकर्षण बल के समाप्त होने के पश्चात जब समुद्र में गिर जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं भाटा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, यहाँ पे ऑप्शन से हम लोग क्या हो सकते हैं? कंफ्यूज। एक है सुमेकर, एक है सुमेसर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें याद रखना है सुमेसर, सुमेकर नहीं, सुमेसर। तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सुमेसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता है? चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन के बारे में हम लोग सब समझते हैं। चिपको आंदोलन जो है टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड में है। टिहरी गढ़वाल से स्टार्ट हुआ था और यह आदिवासी महिलाओं ने स्टार्ट किया था, और इसका प्रवर्तक जो बने थे, जिसे हम लोग कह देते हैं ना कि नेता, तो चलिए वह नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। और चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था? उत्तराखंड से, टिहरी गढ़वाल से। ठीक है, और चिपको आंदोलन के प्रणेता मतलब कि नेता समझ लीजिए, वह कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, सामुदायिक संसाधन कौन है? सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है? चलिए देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है? कौन नहीं है, तो नहीं पर ध्यान देना है। क्या लिखा है? नहीं, तो नहीं पे हमको ध्यान देना है कि सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है। तो देखिए, हम बताए हुए हैं कि समुदाय के व्यक्ति का जिस पे अधिकार हो उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे मंदिर, मंदिर में केवल हिंदू समुदाय का अधिकार होता है। मस्जिद, मस्जिद में केवल मुस्लिम समुदाय का अधिकार होता है। घर, घर पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, तो इसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। सार्वजनिक पार्क, इसमें हिंदू मुस्लिम कोई भी इसमें घूम सकता है और आनंद ले सकता है, तो इसीलिए सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है? तो सार्वजनिक नहीं है। ठीक है, सार्वजनिक पार्क नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? डबल क्वेश्चन, चलिए कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? तो नहीं पूछ रहा है तो फिर से देखेंगे हम लोग। चारागाह, विद्यालय भवन, कृषि भूमि, शमशान भूमि। देखिए, सामुदायिक संसाधन शमशान भूमि नहीं हो सकता, पहले काट देंगे हम लोग। ठीक है, इसके बाद विद्यालय भवन, विद्यालय भवन जो है सार्वजनिक संसाधन है, सार्वजनिक संसाधन। इसके बाद कृषि भूमि व्यक्तिगत संसाधन, चारागाह समुदाय मतलब कि ये भी सार्वजनिक संसाधन है। देखिए, विद्यालय भवन जो है ना, ये हो जाएगा हम लोग का राष्ट्रीय संसाधन मान सकते हैं। ठीक है, तो सामुदायिक संसाधन यह नहीं है। क्वेश्चन में डॉट है, थोड़ा सा अटपटांग ढंग से ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हमारा साझा भविष्य क्या है? हमारा साझा भविष्य क्या है? तो देखिए
हमारा साझा भविष्य जो है एक नीति है नहीं, ये एक क्या है, पुस्तक है। हमारा साझा भविष्य क्या है, एक पुस्तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है? भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है? तो देखिए, भारत का लद्दाख क्षेत्र जो है वह सांस्कृतिक विरासत में धनी है। ठीक है, भारत का लद्दाख क्षेत्र सांस्कृतिक विरासत में धनी है। वैसे भूतापीय ऊर्जा जो है लद्दाख क्षेत्र में निकलता है, लद्दाख के मुग्गा घाटी से भूतापीय ऊर्जा निकलता है, लेकिन वो उसमें धनी नहीं है, इसलिए वहाँ पे सांस्कृतिक विरासत जो है ना, इसमें लद्दाख क्षेत्र धनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 37। किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो देखेंगे, ये है खनिज तेल, इसके बाद है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा तो असीमित है, सौर ऊर्जा की जितनी भी उपयोग करें ये कमेगा नहीं। पवन ऊर्जा ये भी असीमित है, इसका जितना उपयोग कीजिए कमेगा नहीं। जलीय ऊर्जा, जल तो 71% है भाई साहब धरती पे, इसलिए ये भी सीमित नहीं, असीमित है। तो इसमें ऑप्शन क्या बच गया, खनिज तेल। खनिज तेल यानी कि खनिज जो है ये सीमित है, क्योंकि यह नवीकरणीय संसाधन नहीं है, अनवीकरणीय संसाधन है। एक बार उपयोग कर लिए, अगर खत्म हो गया तो दूसरा बार उपलब्ध होने में लाखों करोड़ों वर्ष लग सकता है। तो अगला क्वेश्चन है 38। 1992 में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, ये गलत है। 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तृतीय नहीं हुआ था, प्रथम हुआ था। तृतीय को हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। यहाँ पे क्या होगा, प्रथम, फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 रियो डी जेनेरो में। 1992 में फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो, वो कहाँ हुआ था, ब्राजील में। ठीक है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन तो 2002 में हुआ था जोहान्सबर्ग में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? तो देखिए, राजस्थान में पवन ऊर्जा की एकदम से अपार संभावना है। ठीक है, पवन ऊर्जा की अपार संभावना है, सौर ऊर्जा की अपार संभावना है। गुजरात और राजस्थान में कहता सभी गलत, ऐसा नहीं है। राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? जल संसाधन की कमी है, क्योंकि वहाँ पे वर्षा क्या होता है, सीमित मात्रा में होता है। वर्षा वही 15 सेंटीमीटर के लगभग होता है, और वो भी होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्का फुल्का बारिश होता है। तो जल संसाधन की क्या है, वहाँ पे कमी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। 40 क्या है कि मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है? मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है? तो देखिए, वर्षा जल, वर्षा जल तो और बेस्ट है मछलियों के लिए। सागर जल, सागर में भी मछली होता है। बांध, बांध से क्या प्रॉब्लम है? बांध से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बांध बनेगा तो मछली पालन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूषित जल यदि हो जाए तो मछली के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। चलिए ये चैप्टर खत्म हुआ। तो हम लोग यहीं पे आज का लाइव ख़त्म करते हैं। कल से क्या करेंगे, हम दो दो चैप्टर करके क्लास ले लिया करेंगे। तो कल जो है हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर दोनों को इंक्लूड करके और दोनों को साथ में हम लोग करेंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा आप लोग थोड़ा कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगला एक क्वेश्चन हम छोड़े हुए थे शुरू वाले, वो क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसलिए हमने इसको ऐड कर लिए। तो इसमें है कि चंबल नदी पर कौन सा बांध है? तो चंबल नदी पर आप लोगों को पता है कि गांधी सागर बांध है, और ये चंबल नदी है कहाँ? चंबल नदी राजस्थान में है और उस पर गांधी सागर बांध है। इसके बाद नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी
सरदार सरोवर बांध है गुजरात में। नर्मदा नदी का उत्पत्ति जो होता है वह अमरकंटक से होता है और यह जो प्रवाहित होता है यह पश्चिम की दिशाओं में प्रवाहित होता है और अरब सागर में जाके गिर जाता है और एस्चुरी का निर्माण करता है। ये भी ध्यान रखना कि कौन सा नदी एस्चुरी का निर्माण करता है। तो एस्चुरी का निर्माण वही नदी करता है जो अरब सागर में गिरता है और डेल्टा का निर्माण वह नदी करता है जो बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरता है और इस पे गुजरात में सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। इसके बाद है कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है। देखिए कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध है, ठीक है, और कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध है। और कावेरी नदी पर भारत की दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है जिसका नाम है शिव समुद्रम, शिव समुद्रम जलप्रपात, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा भारत का जलप्रपात है। चलिए यहीं पे हम लोग सेशन खत्म करते हैं। कल मिलेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन लेके, 2 चैप्टर का दूसरा और तीसरा चैप्टर। चलिए।